हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे पहली मोड की। ठीक है, तो पहली मोड में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। पहली मोड में अपन ने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। सबसे पहले तो अपन ने उसका पढ़ा था हैबिटाट और हैबिटाट एंड हैबिट्स। हैबिट्स एंड हैबिटाट पढ़ लिया था। उसके बाद में उसकी मॉर्फोलॉजी देखे थे। मॉर्फोलॉजी के बाद में उसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। कौन से सिस्टम की? डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा। सबसे पहले अपन बात किए थे हैबिट एंड हैबिटाट। फिर बात किए थे अपन मॉर्फोलॉजी, फिर बात किए थे स्ट्रक्चर पे, और आगे अपनी बात चल रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पहली मोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ये 2 ही भाग बताए थे। अब मैंने बताया था आगे की एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को कितने भागों में बांटा था? 3 भाग। कौन कौन से? फोरगट, मिडगट और हैंडगट। सबसे पहले अपन ने जो बात किए थे फोरगट में, तो फोरगट में क्या क्या था इसका? माउथ था, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक। ये बताया था मैंने। अब माउथ इसका कैसा होता है? तो मैंने बताया था कि माउथ इसके वेंट्रल सरफेस पे, इसके वेंट्रल सरफेस पे कहां था? 3rd और 4th सेगमेंट के बीच में था। ये बताया था। फिर बक्कल कैविटी में माउथ खुलता है, जिसके माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी में खुलता है उस स्थान पे क्या पाया जाता है? मैंडिबल। मैंडिबल के अंदर इंसाइजर और मोलर प्रोसेस पाए जाते थे, जो क्या करते थे? भोजन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते थे। फिर वहां से ये छोटी नली होती थी जो काइटिन की बनी हुई होती थी, और वो कहां पे खुलती थी? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर कितने फोल्ड बताए थे मैंने? 4 फोल्ड बताए थे। 4 फोल्ड कौन कौन से? पहला फोल्ड था एंटेरियर, एंटेरियर ही बताया था ना, जो सबसे छोटा फोल्ड था। दूसरा था पोस्टेरियर, और 2 थे अपने पास लेटरल। ठीक है, लेटरल। अब इन फोल्ड्स पे क्या पाए जाते थे? ब्रश लाइक, सॉरी एक मिनट, हाँ, इन फोल्ड्स पे क्या पाया जाता था?
ब्रश के समान ब्रिस्टल पाए जाते थे। ये ब्रिस्टल क्या काम करते थे, जो भोजन था उसको माउथ के अंदर इंसाइजर और मोलर जो अपने प्रोसेस थे इसके, किसके, प्रॉन के प्रोसेजेस थे कौन कौन से, इंसाइजर और मोलर। ये भोजन को छोटे छोटे बारीक कणों में बांटते थे। उसके बाद में बक्कल कैविटी में भोजन आता था, फिर बक्कल कैविटी से कहां पहुंचता था, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर 3-4 फोल्ड पाए जाते थे, एंटेरियर, पोस्टेरियर और टू लेटरल। ये 3-4 फोल्ड पाए जाते थे, जिनके ऊपर ब्रश लाइक ब्रिस्टल्स पाए जाते थे, जो इन भोजन को कॉन्ट्रेक्टाइल एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन की जो क्रिया होती थी उसके समान क्रिया करके भोजन को कहां पहुंचाते थे, स्टोमक में। अब स्टोमक के अंदर अपन ने क्या कहा था, स्टोमक भी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ था, कार्डियक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक। ठीक है, ये 2 भागों में बटा हुआ था। तो भोजन को ईसोफेगस कहां छोड़ता था, कार्डियक स्टमक में। कार्डियक स्टमक में अब पाइलोरिक स्टमक के अंदर जो फिल्टर्स पाए जाते थे, वहां पे मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, जब मैं आपको पाइलोरिक स्टमक पढ़ा रहा था तब इसका दूसरा नाम भी बताया था, वो था हिपेटो पैनक्रियाज, ये बताया था ना। तो पाइलोरिक स्टमक के अंदर ही हिपेटोपैनक्रियाज या हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती थी, उसमें से अब हिपेटोपैनक्रियाटिक ये अपने ह्यूमंस के अंदर या हायर एनिमल्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन, उनके अंदर लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है वही वर्क हिपेटोपैनक्रियाज पैलिमोन में करता है। किसमें करता है, प्रोन या पैलिमोन में वर्क करता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर संयुक्त रूप से जोड़कर उसका कोई नया ऑर्गन बनाया जाए तो उसको बोल सकते हैं अपन हिपेटोपैनक्रियाज। ठीक है, जैसे लीवर क्या काम करता था, ग्लाइकोजन और फैट्स को स्टोर करने का काम करता है। पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका डाइजेस्टिव या इनका डाइजेशन करने के लिए एंजाइम सीक्रेट करता था। और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव भोजन को, डाइजेस्टिव फूड को क्या करती थी, एब्जॉर्प्शन का काम करती थी। वही तीनों काम हिपेटोपैनक्रियाज भी प्रोन के अंदर करता है। ठीक है, तो अपन कहां बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे इसके फोरगट की। फोरगट के अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक को आगे चलकर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। अब कार्डियक स्टमक के अंदर मैंने प्लेटें बताई थी, ग्रूव प्लेट, कॉम्ड प्लेट, लेटलैक प्लेट और हेस्टेड प्लेट जब बताई थी ना। तो हेस्टेड प्लेट अब क्या करता था, यहाँ पे जो कॉम्ड प्लेट होती है, कॉम्ड प्लेट भी बताया था, उसके ऊपर शंकु पाए जाते हैं जो लचीले होते हैं, जो बहुत तेज गति से, तेज रफ्तार से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण जो इंसाइजर और मोलर पे प्रोसेजेस थे उनसे जो पिसकर फूड कहां पहुंचता था, कार्डियक स्टमक में। वो उस फूड को वो सुनकर क्या कर देते थे, और भी छोटे कणों में बांट देते थे। उसी वक्त हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहां पर होती थी, पाइलोरिक स्टमक के अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि
पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर से हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते थे वो कहां पहुंचते थे? पाइलोरिक स्टमक के द्वारा कार्डियक स्टमक में पहुंचते थे और वहां पे बहुत उसमें मिक्स होते थे। किसमें? फूड में मिक्स करने के लिए जो हेस्टेड प्लेट पाई जाती थी। कौन सी प्लेट? हेस्टेड प्लेट। इसका जो आकार होता था वो कैसा होता था? त्रिभुजाकार आकार होता था और ये बीच में मोटा और साइडों पे कैसा होता था? पतला या ढलान लाइक स्ट्रक्चर होती थी। तो यहाँ इससे जब भी भोजन इसके संपर्क में आता था तो भोजन और छोटे कणों में बंटकर जो एंजाइम्स और जो लिक्विड एंजाइम्स जो आते थे हिपेटोपैनक्रियाटिक स्टमक के द्वारा कार्डियक स्टमक में, वो भोजन को अच्छी तरह से मिलाकर एक लिक्विड स्ट्रक्चर बनाता था और यहां से भोजन कहां पहुंचता था? पाइलोरिक स्टमक में। लेकिन पाइलोरिक स्टमक के अंदर मैंने बताया था कि फिल्टर्स पाए जाते हैं, पाइलोरिक फिल्टर्स, जो क्या करते थे? सिर्फ लिक्विड फूड को, किसको? लिक्विड फूड को। कार्डियक स्टमक के दौरान जब फूड कहां पहुंचता था? कहां पहुंचता है? फूड पाइलोरिक स्टमक में। पाइलोरिक स्टमक में पहुंचता था तो उससे पहले ही फिल्टर पाए जाते थे। कौन से? पाइलोरिक फिल्टर्स। ये कहां पाए जाते थे? अब मैंने बताया था कि पाइलोरिक स्टमक भी दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। कौन कौन से? डोर्सल चेंबर और दूसरा कौन सा था? वेंट्रल चेंबर। मैं रुका इसलिए था कि एक बार आप भी अपने माइंड पे गौर करो कि कौन सा था। ठीक है, मेरे को याद है वेंट्रल चेंबर, और वेंट्रल चेंबर भी दो भागों में बटा हुआ था, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर कैसे थी? उल्टे वी लाइक स्ट्रक्चर। या अपन संपूर्ण पूरे वेंट्रल चेंबर को देखें, ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी। तो अपन यहां से इसको कट करें तो ये अपन को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर होती थी, जिसके बाहर की जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा अंदर की तरफ घुमा दिया गया हो। ठीक है, लेकिन अपन उल्टे वी की बात करें तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यही बताया था। अब वेंट्रल चेंबर, अपन की बात क्या कर रहे थे? पाइलोरिक फिल्टर। पाइलोरिक फिल्टर वेंट्रल चेंबर पे पाया जाता था। वेंट्रल चेंबर पे ये पाइलोरिक फिल्टर पाया जाता था, जो फूड को क्या करता है? फिल्टर करता है और ठोस या सॉलिड पार्टिकल्स को तो कहां छोड़ देता है? कार्डियक स्टमक में। और जो लिक्विड फूड होता है, जो डाइजेस्टिव फूड, यानी कि जिसका डाइजेशन हो चुका है, सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करने का काम है, डाइजेस्टिव फूड को ही क्या करता है? पाइलोरिक स्टमक में भेजता है। पाइलोरिक स्टमक के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहां पे कैसे होता है? क्योंकि पाइलोरिक स्टमक को तीन तरफ से, कितने भागों से? तीन साइड से कौन घेरे हुए होता है? हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपैनक्रियाज। ये बताया था मैंने कि हिपेटोपैनक्रियाट पाइलोरिक स्टमक को तीन भागों से घेरे हुए रहता है। कौन कौन से? एक तो लेटरल, दूसरा पोस्टेरियर और तीसरा वेंट्रल। इन तीन भागों से घेरे हुए रहता है, जहां से ये क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और वहीं पे जो अपचित भोजन होता है, फिर जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उस भोजन को क्या करता है? डोर्सल चेंबर। कौन सा? डोर्सल चेंबर। कहां भेजता है? एक सिक्कम के माध्यम से। सिक्कम के माध्यम से कहां भेजता है?
जो हिंडगट था, सॉरी मिडगट, मिडगट के अंदर क्या थी? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ही बताया था ना मैंने। स्टमक के बाद में क्या आता है? इंटेस्टाइन ही आती है। तो इंटेस्टाइन को कहां बताया था मैंने? मिडगट में। तो मिडगट के अंदर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भेजने का काम क्या करता, कौन करता है? डोर्सल चैम्बर के अंदर जो सिक्कम लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जो फूड होता है अनडाइजेस्टिव फूड, उसको कहां भेजता है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के अंतिम पार्ट में एक बॉल लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते थे? रेक्टम। और रेक्टम को मैंने कौन से पार्ट में बताया था? थोड़ा गौर भी कर लिया करो, मैंने बताया था इसमें तो हाइंडगट, हाइंडगट के अंदर रेक्टम, और एक और बताया था, कौन सा था? सोचो देखिए, एनस था क्या? एनस ही था, ठीक है। तो रेक्टम, और रेक्टम में जब रेक्टम फुल हो जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट को जब एनिमल रिमूव करने का टाइम आता है, इंजेक्शन करने का काम होता है, इजेशन जब करता है, तब क्या करता है? कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को कहां भेजता है? रेक्टम में, जहां से ये इसको मिश्रित करके एनएस के द्वारा बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये तो हो गया था ये अपने एलिमेंट्री कैनाल हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की। डाइजेस्टिव ग्लैंड बच रहा था अपना, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? जितने मैं इसको साफ करूं, पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, समझने में से आसानी रहेगी। फिर मैं इसको जितने में साफ करूं, उतने में आप सोचो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। ये मेरा मार्क है, यहाँ के नीचे अगर मैं लिखूंगा तो वो अपने वीडियो में नहीं आएगा, इधर भी। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम किसे कहते हैं कि सिस्टम इसी प्रकार से बताया, अपन जानते हैं। तो सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। यही पढ़ा है ना अपन ने। और डाइजेस्टिव यानी कि वह ऑर्गन जो डाइजेशन करने में पार्टिसिपेट करते हो, तो वो कौन सा हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए कुछ और भी तो चाहिए। जैसे अपन बात करें, ऑर्गन्स पढ़ लिया अपन, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, रेक्टम, इंटेस्टाइन सब पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन फूड भी तो चाहिए कि किस प्रकार से फूड इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट के बाद में वो कहाँ पहुंचेगा, कहाँ से माउथ में पहुंचा, माउथ से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक के कार्डियक स्टमक, कार्डियक स्टमक से पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक से कहाँ? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से एनस। तो फूड भी चाहिए। फूड को कैसे फीड किया जाता है, फीड करने के बाद में उसको कैसे एब्जॉर्ब, उसका कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में कैसे एब्जॉर्प्शन किया जाता है, कैसे इजेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी किसमें आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने क्या क्या आ सकते हैं, अपन इस हिसाब से क्या क्या लिख सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये तो अपनी बात होगी सिस्टम के पार्ट्स की। अब कंप्लीट कैसे होगा? तो फिर क्या है?
फूड एंड फीडिंग और एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। इसके बाद अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो मैंने पेलिमोन के अंदर बताया था वो कौन सा था? हिपेटोपैनक्रियाज, तो ठीक है, मैं पास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए स्पेलिंग में जो ए पहले आता है उसको बाद में लिख देता हूँ और जो एन पहले आना चाहिए उसको लिखता ही नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड को ही अपन क्या कहते हैं? हिपेटोपैनक्रियाज कहते हैं। और हिपेटोपैनक्रियाज तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो 3 पार्ट मैंने अभी बताए थे, कौन कौन से थे? लीवर और पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सही, ये बताए थे मैंने, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पेलिंग थोड़ा साफ नहीं दिख रही तो मैं वापस लिख देता हूँ। इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये इतना हाथ नहीं बोलता तो ऐसे लिखी जाती, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग भी गलत है। अब हिपेटोपैनक्रियाज एक संयुक्त रूप से है और ये इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? मिडगट से। मिडगट के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है ना, इस इंटेस्टाइन से ही इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन, ठीक है। और ये ओरिजिन होकर ये छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके ऊपर यूनी एपिडर्मिस या यूनिलेयर एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर कोशिकाओं का एक क्रम पाया जाता है। ठीक है, वो क्रम क्या है? मैं एक बार देख के बताऊंगा आपको, मेरे को भी याद नहीं। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का दूसरा नाम था हिपेटिक पैनक्रियाज। हिपेटिक पैनक्रियाज की जो अपन बात करते हैं तो ये स्टमक, स्टमक को कितनी तरफ से, ये कितने भागों से कवर करता है? 3 भागों से कवर करता है। कौन कौन सा? वेंट्रल, लेटरल और पोस्टीरियर। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी पोजीशन की बात। और दूसरा ये जो इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं अपन, डेवलपमेंट या ओरिजिन। तो ओरिजिन कहां से होता है इसका? मिड इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, मिड इंटेस्टाइन से होता है। और ये बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है, जो ग्लैंडुलर होता है, ग्रंथिल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो जो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? बाइलोब्ड, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इसकी होती है, जो बहुत सारी छोटी छोटी बहुवर्धियों के कारण बनता है। बहुवर्धियों के कारण बनता है और उन बहुवर्धियों को क्या कहते हैं अपन? हिपेटिक सिक्का कहते हैं। ये हिपेटिक सिक्का कहते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है प्रत्येक लोब के अंदर। जो ईच वन लोब है, each lobes
प्रत्येक लोब बहुत सारी बहुवृद्धियों के कारण बनता है और उन बहुवृद्धियों को ही अपन हिपेटिक सिक्का कहते हैं। इन बहुवृद्धियों के जो बहुवृद्धि है यानी हिपेटिक सिक्का जो होता है, हिपेटिक सिक्का जो होता है ना, इसके ऊपर एक स्तरीय लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस। किसकी? एपिडर्मिस की, जो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और इनके अंदर कोशिकाओं का क्रम पाया जाता है। जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, कॉलमनर, हिपेटिक जो होती है वो कौन सी होती है? यकृत कोशिका। फिर होती है फर्मेंट सेल्स। ये होती है एंजाइमेटिक, जो एंजाइम सीक्रेट करती है, और एक होती है रिप्लेसिंग, जो रिप्लेसमेंट का काम करती है। इन सेल्स का क्या होता है? एक क्रम पाया जाता है इस लेयर के नीचे, ठीक है। कौन सी? एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो हिपेटिक सिक्का है, इसके अंदर इन कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? क्रम पाया जाता है, एक पंक्ति पाई जाती है। अब जो ये बहुवर्गीय ट्यूब्स है, हिपेटिक सिक्का लाइक सिक्का जो ट्यूब्स के समान होती है, वो क्या करती है? आपस में मिलकर क्या करती है? दो डक्ट बनाती है, ये दो नलिकाएं बनाती है। ये दोनों डक्ट मिलकर एक यानी कि कैसे अपन ने सब शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि कैसा होता है कि बाइलोब द्विपालित होता है, और प्रत्येक जो लोब होता है वो बहुत सारी हिपेटिक सिक्का से मिलकर बना होता है। अब बाइलोब ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और प्रत्येक लोब्स हिपेटिक सिक्का से मिलकर बनी होती है, जिनके ऊपर एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू से ये जुड़े हुए रहते हैं और इनके अंदर कोशिकाओं का क्रम पाया जाता है, कॉलमनर, हिपेटिक, फर्मेंट और रिप्लेसमेंटिक। कॉलमनर स्तंभाकार सेल्स होती है जो इनको स्टेबल बनाए रखती है। हिपेटिक सेल्स किसकी होती है? हिपेटिक सेल्स होती है यकृत की, और फर्मेंट सेल होती है पैनक्रियाज की, जो एंजाइम सीक्रेट करती है और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। रिप्लेस एक सेल होती है रिप्लेसिंग की, जो इनका रिप्लेसमेंट का काम करती है। और ये सभी मिलकर, ये जो सभी हिपेटिक सिक्का ट्यूब्स है वो क्या करती है? दो डक्ट बनाती है। कितने डक्ट बनाती है? दो डक्ट बनाती है। जिनका संयुक्त रूप से नाम है हिपेटिक। मैंने बहुत बार ये नाम बता दिया, आप देखिए बताओ कौन सा है। मैं रुकता हूं थोड़ी देर, आप सपोज करो कौन सा है। क्या मैं सही बता रहा हूं क्या? या आप सही थे जो मैं बता रहा हूं? हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, ये बता रहा था मैं अभी तक। तो ये कैसी होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ट्यूब्स होती है, और ये प्रत्येक ट्यूब्स, अब दो डक्ट है, हिपेटिक और पैनक्रियाटिक डक्ट, दो डक्ट है ना। ये दोनों ही डक्ट क्या करती है? इसमें आके खुलती है। कहां खुलती है? मैंने बताया था ना कि पाइलोरिक स्टमक के अंदर हिपेटोपैनक्रियाज, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के रूप में कहां खुलता है? पाइलोरिक स्टमक में। तो दोनों डक्ट में से एक एक नलिका कहां जाके खुलती है? पाइलोरिक स्टमक में। अब इसमें अपन बात करते हैं हिपेटिक पैनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड। हिपेटोपैनक्रियाज या डाइजेस्टिव ग्लैंड का वर्क क्या है? तो मैं अभी बताया था कि ये सेम अपने लीवर और पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गए अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री के नाम। यानी कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ लिया, लेकिन ये काम कैसे करता है वो अब पढ़ेंगे, ठीक है।
अपन आते हैं फूड एंड फीडिंग पे। फूड एंड फीडिंग। तो अब आप सोचो कि पेलिमोन का फूड कैसा था। जब मैंने हैबिट और हैबिटेट बताया था ना, तो इसमें बताया था कि इसका फूड कैसा था। तो फूड ये कैसे वाटर में रहता है, सबसे पहले तो ये फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर के अंदर ये स्मॉल एल्गी, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं, इंसेक्ट्स, स्मॉल एल्गी, स्मॉल इंसेक्ट, और सॉरी जहां पे भी ये रहता है वहां वीड्स, जो समुद्री घास या खरपतवार होती है उसको भी खाता है। ठीक है, तो इसका ये कैसा होता है, ओमनिवरस होता है। ठीक है, ओमनी सर्वाहारी प्राणी है। और ये अब स्मॉल इंसेक्ट्स, एल्गीज, फंजाई, कवक जो होता है, कवक क्या वाटर में ग्रो करता है? नहीं, लेकिन ये बुक में दे रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फंजाई भी होती है, लेकिन फंजाई वाटर में ग्रो नहीं करती। हाँ, जहाँ मॉइस्चराइज होती है वहां तो ग्रो कर जाती है। वाटर में रहती है तो स्मॉल एल्गी, स्मॉल इंसेक्ट्स, वीड्स, या जो वाटर वेजिटेबल्स होती है, वाटर वेजिटेबल्स, उनको भी ये अपना भोजन बनाती है। ठीक है, तो इनका भोजन जो ये करती है सबसे पहले कहाँ लेती है? माउथ के अंदर। माउथ में लेकर ये उनको कहाँ भेजती है? कहाँ? बक्कल केविटी में। अब बक्कल केविटी के अंदर दो प्रोसेसेस बताए थे मैंने, कौन कौन से? एक तो मैंडिबल या मैंडिबुलर, तो अपन मैंडिबल लेते हैं। मैंडिबल, इंसाइजर, प्रोसेसेस, प्रवर्धन या परवर्ध। ठीक है, प्रवर्धन जिन्हें कहते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले जो फूड बक्कल केविटी में आता है उसको छोटे कणों में बांटना स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे, यानी कि काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन कुछ अपन खाना लेते हैं, जो अपने सामने के दांत होते हैं, इंसाइजर, उनसे क्या करते हैं? तोड़ने स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा होता है मोलर, प्री मोलर, और दो प्रकार के होते हैं ना, प्री मोलर और प्री मोलर। ठीक है, तो मोलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनको पीसने का काम करता है, मिक्स करने का काम करता है। मिक्सर का नाम सुनते हो ना, कि चलो आज चटनी बनाते हैं मिक्सर में डाल के, तो वही क्या काम करता है? मोलर भी किसका काम करता है? मिक्सी का काम करता है। मिक्सर उनको मिक्स करने का स्टार्ट कर देता है। फिर वहां से ये कहाँ जाते हैं? आगे बक्कल केविटी से ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर मैंने क्या बताए थे? ब्रेस्ट लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं जो क्रमंचन गति करते हैं। क्रमंचन गति कैसे? एक के बाद एक। जैसे ये ब्रिस्टल अपने ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रिस्टल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? जैसे फूड को इधर से इसको इधर लेके जाना है फूड को, ठीक है, किधर? इस फूड, यहाँ फूड पार्टिकल है तो इसको क्या करेंगे? इधर लेके जाना है, ऐसे बी साइड की तरफ लेके जाना है। तो ये क्या करेंगे? इस फूड पार्टिकल को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये फूड पार्टिकल को जैसे इनके टच में आता है तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं? इस तरफ से झुकना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण ये फूड इनमें फंस के आगे की तरफ चला जाता है और ये आगे का पार्ट ऐसे ही रहता है। फिर ये फूड इनके संपर्क में आ गया, ये ऐसे हो जाएंगे
और फूड पार्टिकल यहाँ से आगे की तरफ ऐसे क्रमानुसार गति करते हुए एक के बाद एक मूवमेंट करते हुए क्रम सीरीज में गति करते हुए कहाँ भेजते हैं इसको? स्टमक में। स्टमक के अंदर कॉम्ड प्लेट पाई जाती है। वो क्या करती है? उसके ऊपर शुंक पाए जाते हैं। शुंक पाए जाते हैं जो वर्ताकार पथ पे क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। इनके संपर्क में जैसे ही फूड पार्टिकल्स आता है ये और छोटे छोटे कणों में टूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से पाइलोरिक स्टमक में होते हुए कार्डियक स्टमक में एंजाइम डाइजेस्टिव जूस आता है। डाइजेस्टिव जूस को हेस्टेड प्लेट और कॉम्ड प्लेट तो क्या करती है? इन शुंक के माध्यम से क्या करती है? फूड को और छोटे कणों में विभक्त करती है। और हेस्टेड प्लेट जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से आता है, उसको और फूड को बिल्कुल मिक्स कर देता है। ऐसे लिक्विड लाइक बना देता है, जैसे कि कोई तरल पदार्थ हो। उसमें टोस्ट अपन को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। फिर वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स होने के बाद में कार्डियक स्टमक से फूड कहाँ पहुंचता है? पाइलोरिक स्टमक में। और पाइलोरिक स्टमक के वेंट्रल चेंबर पे पहुंचता है। वेंट्रल चेंबर पे पाइलोरिक फिल्टर पाए जाते हैं जो उस फूड में से ठोस पार्टिकल को अलग और लिक्विड पार्टिकल को पाइलोरिक स्टमक के अंदर भेज देते हैं। पाइलोरिक स्टमक में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई यहां तक फूड एंड फीडिंग की। अब बात करते हैं अपन फूड एंड एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है? पाइलोरिक। एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन की। फूड जब कहां से आते हैं? कार्डियक स्टमक से कहां आता है? पाइलोरिक स्टमक में। तो यहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर ये पाइलोरिक स्टमक का डोर्सल चेंबर जो होता है, कौन सा? डोर्सल चेंबर। वो क्या करता है? अनडाइजेस्टिव फूड को कहां भेज देता है? इंटेस्टाइन में। अब ये जो इंटेस्टाइन बनी होती है वो किसकी बनी होती है? एंडोड्रम की। तो इस इंटेस्टाइन में भी कुछ हद तक, यानी कि अगर अपन बात करते हैं 25% अनडाइजेस्टिव फूड है तो इसका 2% क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है और आगे इसको कहां भेज देती है? रेक्टम। ठीक है, रेक्टम से एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इजेशन कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो अपने क्या पढ़े इसका? हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हो गया है। अब आगे बात करेंगे अपन इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी? जो अगली क्लास होगी वो अपनी किसकी होगी?
रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया इसका हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करेंगे अपन इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब आप ये देखना कि ये एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे, और आगे मैं बताऊंगा ही कि कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें लंग्स पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स होंगे या गिल्स का ही कोई रूपांतरित पार्ट होगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है।